आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग मोल के बारे में जानेंगे। आखिर मोल होता क्या है। ये केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हर जगह यूजफुल होता है। आखिर मोल के बारे में हम क्या जानते हैं, कैसे समझेंगे कि मोल है क्या। तो चलिए हम जानते हैं मोल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो, जब आप कभी भी सामान खरीदते हो, जैसे 1 डजन खरीदते हो, 2 डजन या कुछ नेम बोलते हो जैसे कि 1 मीटर, तो उनसे हमें कुछ सेंस होता है। जैसे अगर आप बोल दिए 1 डजन, तो 1 डजन में कितना होता है, 12 पीसेस होते हैं। ठीक है, 12 पीसेस होते हैं। तो मोल भी क्या है, मोल भी बताता है कि एक मोल में कितने एटम्स होंगे या कितने मालिक्यूल्स होंगे या कितने आयंस होंगे या कितने जो भी आपके सब्सटेंस दिए वो कितने होंगे। ठीक है, तो मोल बस जनरली ये आपको आइडेंटिफाई कराता है कि कितने एटम्स हैं या आयंस है या एंटाइटीज बोल दो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मोल से ही पता चलेगी। तो मोल जनरली जैसे 1 डजन में 12 पीस बोलते हैं, तो मोल भी वही है। बस ये आपको यह बताता है कि कितने आइडेंटिटीज़ हैं या कितने आइटम्स हैं या आयंस हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें जाना है। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूँ, यहाँ पर लिखा है सोडियम। ठीक है, सोडियम लिखा है और आप जानते हो इसका एटॉमिक नंबर हम 11 लिखते हैं और यहाँ पर एटॉमिक मास 23। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूँ सोडियम का, अगर सिंपल सी बात से अगर हम समझे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये क्या आपका एटॉमिक मास है, तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। ये प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी बोल सकते हो जब आइसोलेटेड एटम्स हो, Na सोडियम। ठीक है, बात है क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि अगर आप सिंपल सी बात करते हो कि Na है तो यहाँ पर 23 ग्राम हम बोलते हैं। ठीक है, जो भी आप पीरियाडिक टेबल में देखते हो, जैसे कार्बन आप देखते हो तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा रहता है, यहाँ पर एटॉमिक मास। तो अगर मान लो मैंने बोल दिया कार्बन 12 ग्राम, 12 ग्राम किसका मास है, 12 ग्राम एक मोल का मास है। ठीक है, तो मोल होता क्या है, मोल नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताता है कि कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जानना था कि मोल है क्या। तो मोल जैसे आप 1 डजन समझते हो, 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं, उसी प्रकार मोल भी क्या है, ये बताता है कि कितने एटम्स होंगे किसी गिवन एलिमेंट्स में, या आप बोल दो किसी कंपाउंड में CO2। ठीक है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये भी बता देगा मोल। ठीक है, कितने आयंस होते हैं, तो जस्ट यही है मोल, एक तरह से आपका नंबर यानी बताता है काउंट करके कितने हैं। ठीक है, तो आप जैसे बोलते हो कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम, ऐसा जनरली हम पढ़ते हैं, बुक में भी हम पढ़ते हैं। ऑक्सीजन जैसे लिखा होता है एटॉमिक नंबर 8 और 16, तो हम बोल देते हैं इसका मास 16 ग्राम है। तो जब आप ये 16 ग्राम 23 ग्राम ये सब लिख रहे हो ना, ये 1 मोल का मास है। किसका मास है, 1 मोल का मास है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये 1 मोल के बराबर है। किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी सोडियम का ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, कार्बन का ये 12। ठीक है, हम इतनी चीज़ें लिखते हैं। तो 1 मोल में इतना आपका 16 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये भी 1 मोल में कितना होगा, 23 ग्राम। तो मोल क्या होता है आपने समझा, क्योंकि आप जानते हो जो भी चीज़ है, जैसे सोडियम की हम बात करेंगे तो सोडियम भी बहुत से एटम से मिलकर बना है ना। तो 1 मोल का अगर आप सोडियम ले रहे हो तो उसमें एक ही एटम थोड़ा नहीं, बहुत से एटम्स हैं। ठीक है, तो अगर 1 मोल हम समझे तो 1 मोल में जनरल सी बात है, जो हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट देखते हैं उसके नीचे ये एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास लिखा रहता है। तो अगर एटॉमिक मास मेरा 23 ग्राम है, ये 12 ग्राम है कार्बन का, तो ये 1 मोल के बराबर, ये भी सब 1 मोल के बराबर होंगे। तो 1 मोल है क्या, 1 मोल बताता है कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने आयंस होंगे, कितने एंटाइटीज होंगे। ठीक है, एंटाइटीज मतलब मोल्स, एटम्स, सॉरी एंटाइटीज मतलब एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ बातें क्लियर। तो मोल आपको बस आइडेंटिफाई कराता है कितनी चीज़ें। जैसे अगर मैं बोल दूँ 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, O सिर्फ O। ठीक है, अभी मैंने O सिर्फ बात किया। ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स की, तो 5 मोल ऑफ O। ठीक है, ऑक्सीजन, तो 5 मोल ऑफ O का मतलब कितने मास हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो 1 मोल ऑफ O में कितने हैं, 16 ग्राम। तो 5 मोल में कितने हो जाएंगे, 80 ग्राम। बातें क्लियर। इसी प्रकार आपसे बोल दिया जाए कि 5 मोल ऑफ कार्बन यानी 5 मोल कार्बन के, तो 5 मोल कार्बन का मतलब 5 मोल ऑफ कार्बन, तो कितने मास हो जाएंगे, तो 12 25 60 ग्राम, यानी 60 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ आप जानिए कि मोल है क्या। मोल आपका यह बताता है कि कितने एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जैसे हम 1 डजन की बात करते हैं, और भी चीज़ें होती है, 1 इंच में, 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, उसी तरह यह भी एक तरह से बताता है कितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस है किसी गिवन सब्सटेंस में। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखो एक चीज़ बात आती है कि अगर हमने इतना चीज़ें समझ लिया, तो 1 मोल आपका यह बताता है कि 1 मोल में इतने एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे। ठीक है, बात क्लियर। जैसे अगर मान लो आप आयंस की बात करो, तो जैसे मान लो सोडियम लिखा Na+। ठीक है, Na+, तो इसमें 1 मोल अगर मैं बोल दूं Na+ का 1 मोल, तो कितने आयंस होंगे इसके, इतने होंगे। ठीक है, इसको अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो ये आपका एक अवोगाद्रो नंबर है। ठीक है, तो 1 मोल में इतने ही एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस। अब बात आती है कि एटम्स वर्ड कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो एटम वर्ड्स हम वहाँ पे यूज करेंगे, जैसे अगर मैं बोल दूँ सिर्फ कार्बन की बात करूँ। ठीक है,
ये कार्बन है आपका। तो कार्बन एक एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट क्या होता है कि एक ऐसी सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप अगर ब्रेक भी करो ना तो उसके जो अंदर के एटम्स होंगे इस आइडेंटिकल्स होंगे, सेम होंगे। यानी कार्बन को आप ब्रेक भी करोगे तो सभी कार्बन के एटम्स होंगे वो कार्बन ही की टाइप होंगे, कोई दूसरा तो मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप किसी कंपाउंड की बात करो जैसे H2O ले लो, तो H2O में क्या एक एलिमेंट नहीं है, दो एलिमेंट है, एक H और एक O। तो ये आपस में कंबाइंड हुए हैं, किसी फिक्स रेशियो में मिले हुए हैं, 2:1 में, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। ठीक है, तो ये एक तरह से कंपाउंड है। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो इसमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। फिर मॉलिक्यूल्स को फर्दर ब्रेक किया जाएगा तो H और O मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, H और O। क्योंकि अगर आप H2O यानी वाटर की बात करोगे तो वाटर में H2O नाम का मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल को फर्दर ब्रेक किया जाएगा तो एटम्स मिलेंगे H और O के मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे H और O के मिलेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स में आपको एक ही टाइप का एटम्स मिलेगा। जैसे अगर आप ले लो आयरन Fe ले लो तो Fe में भी क्या होगा, एक ही टाइप्स के एटम्स मिलेंगे, Fe के ही मिलेंगे। ठीक है, बातें क्लियर। और इस कंपाउंड को देखो H2O है, इसी प्रकार आप ऑक्सीजन बोल सकते हो, O2 गैस। ठीक है, गैस का मतलब ये कंबाइनेशन O2। ठीक है, इसी प्रकार अमोनिया गैस NH3। तो इन सबको अगर आप ब्रेक करोगे तो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इसमें कैसे मॉलिक्यूल होंगे, अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे। O2 में कैसे मॉलिक्यूल होंगे, O2 के मॉलिक्यूल होंगे। फिर उसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो एटम्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस, मैं बोल दूं 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस का मतलब कि 6.23 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे NH3 के, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये एक तरह से कंपाउंड NH3 आपका, तो NH3 को आप ब्रेक करोगे तो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। फिर मॉलिक्यूल्स को फर्दर ब्रेक किया जाएगा तो उसमें क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे NH3 के 1 मोल्स में, 1 मोल में। ठीक है, 1 मोल ऑफ NH3 इतना मॉलिक्यूल्स देगा। बातें क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं बोल दूं कि NH3 जो आपका गैस है, इस गैस में कितने N एटम्स हैं, तो N एटम भी देखोगे तो N यहाँ पर एक ही है ना, तो एक का मतलब 1 मोल ऑफ N है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3। तो एक ध्यान से देखेंगे तो अगर ये NH3 मॉलिक्यूल्स है आपका, तो एक NH3 मॉलिक्यूल में N एटम्स है, यानी नाइट्रोजन जो है 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 3। तो यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर मैं बात कर दूं 1 मोल ऑफ NH3 गैस, अगर मैं बोल दूं कि 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस आपके पास है, ठीक है, तो आप बोलोगे इतने मॉलिक्यूल है NH3 के उसमें, तो कितने N एटम्स हैं, तो N एटम भी कितने हैं, 1 मोल। क्यों, क्योंकि ये ध्यान से अगर आप देखो, अगर ये 1 मोल है पूरा, NH3 जो है मेरा 1 मोल है, तो 1 मोल में 1 मोल नाइट्रोजन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 है, और कितने मोल हाइड्रोजन होंगे, 3। तो आप बोल सकते हो N जो होगा वो N कितना होगा, ये भी Na के बराबर होगा, अवोगाद्रो नंबर के बराबर। ठीक है ना, अवोगाद्रो नंबर में बताया यही है, एटम्स लिख सकते हो, N एटम्स होंगे इतने। इसी प्रकार H कितना होगा, तो H 3 बार है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितना H है, 3 है। एक मॉलिक्यूल में कितना है, 3। ठीक है, मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं, आप जान रहे हो। ठीक है, सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, H 3 टाइम्स ऑफ H, यानी 3 टाइम्स ऑफ अवोगाद्रो नंबर, 3 N बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे एटम्स लिख देंगे। ठीक है, तो बातें आपको जानना है कि मॉलिक्यूल्स भी बताते हैं हम, एटम्स बता देते हैं, आयंस बता देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बेसिक चीज़ें के लिए कि अब जानेंगे हम कि अगर हम एक एटम का मास लेते हैं अलग अलग एलिमेंट्स का, तो क्या वो सेम आता है, नहीं आता है। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर अगर आपका कैल्शियम है तो ये 20-40 ऐसे लिखा होता है, यानी 20 ग्राम कैल्शियम में कितना होगा, 1 Na होगा, यानी अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा 20 ग्राम। यही तो बोलेंगे 1 मोल में 20 ग्राम होगा कैल्शियम का, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, इतने एटम्स होंगे। क्यों एटम्स होंगे, क्योंकि समझते हो, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम एक एलिमेंट है, तो इसके अंदर जो भी आप ब्रेक करोगे वो एटम्स ही मिलना है। तो एक एटम का अगर मैं मास निकालूं, ठीक है, तो एक एटम का मास कितना होगा, 20 बाई ये 6.023 × 10⁻23। तो ये आपका इतना ग्राम क्या हो जाएगा, एक एटम का मास हो जाएगा कैल्शियम का। सॉरी, यहाँ पे देखिए 40 ग्राम होगा, क्योंकि हमें मास लेना है, तो कार्बन कैल्शियम का 40 होगा। ठीक है, 40 ग्राम में इतने होंगे, यहाँ पे 40 होगा, तो ये आपका आ गया एक एटम का ये। ठीक है, यानी एक एटम का मास। इसी प्रकार आप कार्बन की बात करो, कार्बन 6 12, तो मास कितना है, 12 ग्राम, तो 12 ग्राम इक्वल टू इतना मोल। ठीक है, सॉरी 12 ग्राम इक्वल टू इतना एटम्स, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है ना, तो कार्बन में एटम्स की बात करेंगे। तो एक एटम का मास कितना होगा, एक एटम का मास तो 12/6 × 10⁻23, यानी इतना ग्राम होगा एक एटम कार्बन का मास। एक एटम ऑफ कार्बन का मास ये होगा। तो क्या ये एक एटम ऑफ कार्बन का मास इससे मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। इसी प्रकार आप कह सकते हो कि जब हम बात करेंगे कार्बन या कैल्शियम, उनके एक एक एटम की मास की, तो वो इक्वल नहीं होगा। क्योंकि ऐसे अगर आप 1 मोल बोल रहे हैं तो ठीक है, 1 मोल में इतने होते हैं, 1 मोल में इतना कार्बन का भी एटम्स होगा, इतना ही कैल्शियम का भी एटम होगा, या इतना कोई गैस ले लेते हो, जैसे अमोनिया कंपाउंड है, अमोनिया गैस है,
ठीक है, इसका भी इतने ही मालिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ये एक तरह से मालिक्यूल है। मालिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एटम एटम कंबाइन होकर मालिक्यूल बनाते हैं, जैसे O मिलकर O2 गैस बना दिया, मालिक्यूल हो गया। अमोनिया में देखो NH मिला तो NH3 गैस बन गया। तो ये सब मालिक्यूल्स है, मालिक्यूल्स एटम से मिलकर बने होते हैं। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ NH3 की बात करूँ, 1 मोल ऑफ NH3, तो उतने ही अवगाद्रो यानी Na जो अवगाद्रो नंबर है उसी के प्रकार यह इतना मालिक्यूल्स रखेगा, मालिक्यूल्स ऑफ NH3, यानी NH3 के इतने ही मालिक्यूल्स इसमें होंगे। बातें क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये जाना एक एटम में इतना मास है, और आप इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझते हो, तो अगर आप 1 डजन सेव खरीदते हो या 1 डजन बनाना खरीदते हो, तो एक बनाना का वेट यानी मास और एक एप्पल का मास क्या बराबर है, नहीं बराबर है। उसी प्रकार अलग अलग एलिमेंट्स का एक एटम का मास बराबर नहीं होता है, ठीक है। आप इतनी बातें समझ गए। अब बात आती है, एक वर्ड होता है AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। थोड़ा हम उसको भी समझ लेते हैं, AMU है क्या। तो देखो AMU यह बताता है कि एटॉमिक मास यूनिट, जैसे हम किसी मास, किसी एलिमेंट या कंपाउंड का मास किसी से हम कंपेयर करके बताते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर AMU एक टर्म आता है, वो AMU है क्या कि अगर आप बात करो जैसे कार्बन का, तो C12 यानी कार्बन के बहुत से आइसोटॉप्स मिलते हैं, चट्टानों या रॉक जो भी चीज़ होगा कार्बन, ठीक है। तो C12 नाम का आइसोटॉप्स होता है क्या, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो। तो C12 यानी कार्बन 12 का एक एटम का मास 1 एटम्स मास ऑफ C12 यानी 1 एटम्स मास ऑफ C12, यानी कार्बन के एक एटम का मास का 1/12 हिस्सा ही क्या कहलाता है आपका, 1 AMU कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 AMU। तो 1 AMU है क्या, एटॉमिक मास यूनिट्स, और ये किसके बराबर होगा, ये हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर होगा 1 AMU, ठीक है। बात क्लियर। तो 1 एटम मास ऑफ C12 मतलब कार्बन के कई आइसोटॉप होते हैं, 12 13, C12 होता है, C13 C14। तो C12 का एक एटम का मास का 1/12 भरा हुआ हिस्सा, जैसे अभी आप यहाँ पर निकाले, यह आपका एक एटम का मास, इसका 1/12 भरा हुआ हिस्सा, मतलब इसको 12 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 AMU बन जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यह हेल्पफुल होता है हमें रिलेटिव एटॉमिक मास बताने के लिए और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताने के लिए। कैसे, तो देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो मास ऑफ 1 एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट, मास ऑफ 1 एलिमेंट, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, सॉरी, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट का एक एटम का मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट अपन AMU एटॉमिक मास, या ये बोल सकते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, यानी C12 का एक एटम का मास का 1/12 हुआ हिस्सा ही क्या कहलाता है, 1 AMU के बराबर कहलाता है, ठीक है। तो आप रिलेटिव एटॉमिक मास बता सकते हो, जैसे आपको पूछ दे नाइट्रोजन का क्या होगा, तो आप कंपेयर करके बता सकते हो। नाइट्रोजन का एक एटम का मास आप निकालोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे आपको मालूम है, यहाँ पर नाइट्रोजन का 14 ग्राम होता है, तो 14 ग्राम बाई ये हो जाएगा, एक एटम का मास यहाँ पर ऊपर रख देना, और 1/12 ये AMU फिक्स ही हो गया, ये क्या है उसको नीचे रख देना। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, ठीक है। यहाँ पर हम रिलेट करके बता रहे हैं, किससे कंपेयर करते हैं, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम का मास है, ठीक है। 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का एक एटम का मास का 1/12 भरा हुआ हिस्सा, ठीक है, उससे कंपेयर करते हैं। उसी से हम कंपेयर करते हैं कि कितना हैवियर है, कितना कम हैवियर है, ठीक है। तो इस बातें क्लियर। मॉलिक्यूलर मास ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलेगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोल दोगे, ठीक है। तो बस उसी चीज़ को यहाँ पे चेंज कर देना, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, वहाँ पे कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि NH3 कंपाउंड हो गया, ठीक है। बातें क्लियर। और उसके बाद 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। जिससे हमें ये लगता है कि एक एटम मास ऑफ कार्बन का 1/12 भरा हुआ हिस्सा से कितना कोई चीज़ हैवियर है, ठीक है, रिलेट करते हैं उसे, ठीक है। बातें क्लियर। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि CO2 का आप बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास, तो जैसे आप C का क्या बोलते थे, C का आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ऐसे ही लिखा रहता है, कार्बन 6 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 ग्राम जब बोलोगे तो 1 मोल होगा, लेकिन 6 ग्राम हम नहीं बोलेंगे, अब यहाँ पर हम सीधे बोल देंगे 6 AMU। क्या बोल देंगे, 6 AMU। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इसका बताना है हमें CO2 का, O मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कैसे लिखा रहता है पीरियोडिक टेबल में 8 16, तो यहाँ पे 8 ग्राम बोलोगे तो 1 मोल हो जाएगा, 8 ग्राम नहीं बोलना है आपको, कार्बन 6 12, यहाँ पर मास ले रहा है ना मैं, तो 12 AMU होगा, ठीक है। कार्बन 6 12 तो 12 AMU हो गया, मास की बात करनी है हमें, ठीक है, ध्यान से रखना याद है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 16, तो 16 का मतलब 16 दूनी 32 AMU, ठीक है। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 44 AMU, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना AMU हो जाएगा, 44 AMU, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं हुआ, ये क्या होगा, रिलेटिव मालिकुलर मास हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर मालिकुल्स की बात कर रहे हैं। CO2 एक मालिकुल्स है, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव मालिकुलर मास है। हमने किससे कंपेयर करके निकाला, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तो 1 AMU होता है, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, इसी के बराबर होता है। तो आप ये भी याद रखना 1 AMU इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। 1 AMU इक्वल टू इतना, जो किसके बराबर है, हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर है। ये हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर है, ठीक है। बातें क्लियर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आप निकाले हो ना, एक मालिकूल का ये एक तरह से मास कर सकते हो, एक मालिकूल का ये मास है, रिलेटिव मालिकुलर मास, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे अगले दिन कि आप Na का रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, तो आप Na देखोगे तो Na का लिखा रहता है पीरियडिक 11-23 ग्राम है, ठीक है। 23 ग्राम होगा तो 1 मोल होगा, लेकिन जैसे ही आप 23 AMU लिख दोगे तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यह एक एटम का मास हो गया, क्योंकि 1 AMU क्या बताता है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास बताता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये हो गया, तो इसका मतलब ये आपका 23 AMU सोडियम के एक एटम का मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, क्योंकि हमने रिलेट करके बताया इससे, ठीक है। बातें क्लियर। क्योंकि यही कंपेरिजन करते हुए ये बताते, जो ये है ना आपका, ये 1 AMU के बराबर है, यानी मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। बातें क्लियर। देखिए मोल्स अगर निकालना होता है तो सिंपल सी बात है, अगर कोई अगले दिन आपसे बोल दे मेरे पास 32 ग्राम हाइड्रोजन है, तो मोल्स कितने होंगे, 32 ग्राम H है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कैसे हम निकालेंगे, तो आप देखो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि हाइड्रोजन का अगर मैं 1 ग्राम लेता हूँ, क्योंकि अब देखोगे तो हाइड्रोजन का ऐसे अप्रॉक्सीमेट लिखा रहता है पीरियोडिक टेबल में 1, यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर बताता है, इसको याद रखिएगा, और ये क्या बताता है आपका मास नंबर बताता है, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 मोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 32 ग्राम है ना, तो 32 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 32 मोल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो ना, 1 ग्राम अगर लेते हो तो 1 मोल बनता है, तो जितना ग्राम बढ़ाओगे मोल भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो 32 मोल होंगे। तो सिंपल सी बात है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया आपका CO2, और CO2 का बोल दिया 88 ग्राम आपको मैंने CO2 दिया, तो कितना मोल दिया, तो आप देखो पहले 1 मोल की अगर हम बात करें तो अब कार्बन कैसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, तो ये 12 ग्राम 1 मोल का कार्बन होगा। फिर ऑक्सीजन होता है 16, यानी 16 ग्राम, तो 16 दो लोग हैं ना, तो 16 दूनी 32, तो 32 12 44 ग्राम, यानी 44 ग्राम आप कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। यानी 44 ग्राम अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो तो वो 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। बातें क्लियर। तो 1 मोल में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आया, तो आपके पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, 88 ग्राम, तो कितने मोल्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपान ये, यानी 2 मोल्स के बराबर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है तो सिंपल सी बात है, गिवन मास अपान एटॉमिक मास या मालिकुलर मास, ठीक है। 1 मोल का एटॉमिक मास या मालिकुलर मास, ठीक है। तो आप लिख सकते हो फार्मूला, अगर इच्छा हो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस दिया है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपन मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जो भी 1 मोल की सब्सटेंस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जिससे भी डिवाइड किया 1 मोल का ही था, ठीक है। तो फार्मूला आप खुद बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बातें क्लियर। अब अगले दिन क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है कि बोल देगा कि इतने एटम्स हैं इस कार्बन के, अगर मान लो ऐसे बोल दिया कार्बन के इतने एटम्स हैं, तो बताओ इसमें कितने मोल्स होंगे। तो आप क्या करोगे, आप जान रहे हो कि 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएंगे कितने मोल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनेंगे, आप उसका फार्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक दूसरा चीज़ ये होता है कि अगर आप बात करो STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो STP पे जो भी गैस होते हैं, ठीक है, वो अगर 1 मोल्स है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, यानी कोई भी गैस ले रहे हो 1 मोल, तो एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 760 mm, ठीक है। तो उस पर जो भी गैस होता है ना 1 मोल, वो कितना लीटर होता है, 22.42 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। बातें याद रखिएगा। अब इसको कभी कभी वो सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख देता है, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हुआ, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया। तो यहाँ तक हमने बातें जाना, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP मतलब कंडीशन याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी वो 0 डिग्री सेल्सियस हो, या आप बोल सकते हो 273 केल्विन हो, और प्रेशर कितना 180 m या 760 mm हो, तो कोई भी 1 मोल का गैस, जैसे अगर मैं बोल दूँ कभी रिएक्शन हो रहा था तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन था वो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर था, तो 1 मोल का अगर गैस है तो कितना लीटर होगा, 22.42 लीटर होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बोल दिया कि कोई गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है,
वो इतना लीटर प्रोड्यूस कर रहा है एट एसटीपी पे, तो कितना मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो बता सकते हो, 1 मोल्स होगा तो इतना लीटर तो पक्का है कि पैदा करेगा। तो 2 मोल्स यहाँ पर 2, यहाँ पर 22.42 से डिवाइड करोगे तो देखोगे तो 2 आ गया, यानी कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना पैदा होगा, 2 मोल्स पैदा होंगे। तो 2 मोल्स पैदा का मतलब 2CO2, तो 2 मोल्स में कितने पूछ सकता है कितना ग्राम पैदा हुआ, ठीक है। तो आप बता सकते हो कार्बन का 12, 16, 32, 12, 44, दूनी 88 ग्राम, यानी कितने पैदा होंगे 88 ग्राम आपके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होंगे एट एसटीपी, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो मोल्स निकालने के तरीके आपको मालूम हो गए, मोल्स हम कैसे निकालते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन होता है 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स ऑफ CO2 में कितने कार्बन के एटम्स हैं, कितने कार्बन के एटम्स हैं। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर 0.5 मोल्स बोला है, ठीक है। तो आप जानते हो 1 मोल में अवगाद्रो नंबर के बराबर होता है, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है। 1 मोल में कितने में, 1 मोल में इतने होते हैं, कोई भी हो, चाहे कोई कंपाउंड हो चाहे कोई एलिमेंट हो, इतने होना पक्का है 1 मोल में, ठीक है। जैसे 1 डजन में फिक्स है कि 12 होगा, उसी तरह 1 मोल में फिक्स है कि ये होगा। तो आपसे पूछा है कि 0.5 मोल्स में कितने कार्बन्स होंगे, ठीक है। तो 1 मोल में इतने होते हैं, तो 0.5 मतलब आधा, तो आधा से इसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आधा से गुणा करोगे तो ये कम हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा मान लो 3 के अप्रॉक्सीमेट होगा, ठीक है, 3.11, क्योंकि तो आधा है तो आधा करना पड़ेगा ना। तो इतने कार्बन के एटम्स होंगे, लेकिन बोल देगा कि ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे। तो देखो भाई यहाँ पर CO2 एक मालिक्यूल से, अगर मैं एक मालिक्यूल ऑफ CO2 की बात करूँ तो एक मालिक्यूल ऑफ CO2 कितने होंगे, एक कार्बन एटम होगा, एक कार्बन एटम होगा, एंड क्या होगा 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, ठीक है। ये बातें याद रखनी है कि अगर 1 मोल ऑफ CO2 लेते हो तो सॉरी 1 मालिक्यूल ऑफ CO2 लेते हो तो एक कार्बन एटम होगा और 2 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का एटम है ना 1 मालिक्यूल्स में। तो हम फिर क्या करेंगे, पहले हमने ये पता लगाया कि कार्बन एटम्स कितने होंगे, तो इतने होंगे, क्योंकि 0.5 मोल्स बोला है तो ऑक्सीजन एटम तो 2 गुने होंगे ना, तो 2 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो कौन मिल जाएगा ऑक्सीजन एटम्स मिल जाएंगे, ठीक है। बातें क्लियर। तो ऐसे भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं जो आप सॉल्व खुद कर सकते हो। तो बस बेसिकली आपको यही जानना था कि कैसे हम मोल्स क्या होता है, कैसे समझेंगे मोल्स। कोई बोल देता है 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो कितने उसमें उसका मास होगा, तो 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स बोला है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस बोलता है तो N2 हम लेते हैं, N है तो नाइट्रोजन का मतलब 14 ग्राम, तो 6 मोल बोला है तो 14 6 84 ग्राम, यानी 84 ग्राम होगा 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स में, ठीक है। बातें क्लियर। और इसी प्रकार बता सकते हो कि 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे, तो 6 से अवगाद्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे, अवगाद्रो नंबर होता है कि आपने देखा, ठीक है। ऐसी बेसिक चीज़ें थी। और पूछ सकता है कभी एसटीपी पर इतने वॉल्यूम्स बन रहे हैं तो कितने मोल्स हैं किसी गैस का, याद रखना है गैस का, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस का, ठीक है। 1 मोल कितना देता है 22.42 लीटर देता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।